नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने आप सबसे वादा किया था कि सोमवार से हम लोग क्या करेंगे कि करेंट अफेयर का वैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे। पहली चीज हम इसमें क्या करेंगे कि हमने 2 जून तक का करेंट अफेयर आई दृष्टि में लगभग 10 जून तक का करेंट अफेयर लिखा था। हम मान के चलते कि हमने 1 जून तक का करेंट अफेयर देख लिया या हम लोग लास्ट मई तक का करेंट अफेयर देख लिया है। हमको जून जुलाई और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मार्केट में अभी जून और जुलाई दोनों के करेंट अफेयर आ चुके हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, आप लोग कोई एक बुक सोर्स उठा लेना। आप चाहो तो घटना चक्र का निरंतर सीरीज है वो उठा लो, आप चाहो तो क्रॉनिकल की मंथली मैगजीन है वो उठा लो, इनमें से कोई एक उठा लो, ठीक है। चूंकि यूबी पीसीएस के लिए आप लोग लास्ट में आई दृष्टि पढ़ोगे ही पढ़ोगे, तो मैं तो कहूंगा कि अगर आप निरंतर सीरीज उठा लो तो बहुत कोई ऐसी अच्छी बात होगी, लास्ट वो आपके काम ही आएगी, ठीक है। तो इनमें से मैं दोनों के कंटेंट को लेके चलने वाला हूं, ठीक है। जो डिफरेंसेस होंगे मैं डिफरेंसेस को ऐड कर दूंगा और बिल्कुल एकदम मतलब प्लान्ड वे में लेके चलूंगा। आप देखो जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके के एक चार्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, इसमें बस हम आपको चीजों को ऐड करते हुए समझाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और ऐसा नहीं कि इस क्लास में केवल हम क्या करेंगे कि राष्ट्रीय घटनाक्रम स्टार्ट हुआ तो केवल राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। हमने इसमें क्या किया कि राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, ठीक है, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, सबके 1-2 टॉपिक्स मिल के हैं। बट मेरी क्लास का टारगेट जो है वो 35 से 40 मिनट है मैक्सिमम। तो जहां 35वां मिनट खत्म हुआ तो वो मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट देना स्टार्ट करूंगा ताकि चीजें समाप्त हो जाए। इसका फायदा क्या होगा कि जहां तक आपने करंट अफेयर इसके पहले मेरे से पढ़ लिया है वहां तक की करंट अफेयर आप रिवीजन करो। इसके आगे मैं करा दे रहा हूं, तो लास्ट में जब आपकी यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स आएगा तो आप अपने 25 से 30 क्वेश्चन के लिए निश्चिंत फील करोगे, ठीक है ना। तो ये एक मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी। मैंने वादा किया था कि लास्ट में बहुत पैनिक सिचुएशन आपके लिए करंट अफेयर के लिए ना क्रिएट हो, तो हम इसमें आपके साथ खड़े हैं। तो इसके लिए एकदम निश्चिंत रहना है, करंट अफेयर के लिए निश्चिंत रहना है। और ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी इंग्लिश को आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। इतना थोड़ा सा सहयोग देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि क्लास एकदम फ्लो में चले, किसी को कोई शिकायत ना रहे, ठीक है। तो चलिए पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। इस टॉपिक में हमको सबसे पहली बात क्या समझना होगा कि पहली बात, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आपकी कब आई। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट पहली बार आपकी 2016 वर्ष 2016 में इसको जारी किया गया था। और चूंकि अभी 2025 है तो 16/9/25 यानी ये आपका कौन सा संस्करण है, 9वां संस्करण है। तो पेपर में अगर आपसे बोले कि ये 10वां संस्करण है तो आंसर गलत होगा, ये आपका 9वां संस्करण है। संस्करण बेस्ड क्वेश्चन पेपर में बनते रहे हैं, हाल के दिनों में भले नहीं बने बट बनते रहे। और हमेशा किसी भी इंपॉर्टेंट आयोजन हो, ठीक है, उसका थीम हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखेंगे इसका थीम बड़ा एक फेवरेट मूवी उसके बेस्ड है RRR। इसका जो थीम है वो RRR है। इसमें पहले आर का जो मतलब है जानना वह रिड्यूस, ठीक है, ठीक है। दूसरे आर का मतलब है रीयूज और तीसरे आर का मतलब यहां पे है रिसाइकल, ठीक है। यानी कहने वाला जब इसमें रिसाइकल वर्ड आ गया तो ये चक्रीय अर्थव्यवस्था को फोकस्ड है, ठीक है, ध्यान देना। तो RRR हम लोग सिंपल लॉजिक याद रखेंगे कि RRR क्या है, इसकी थीम है। अब देखिए रैंकिंग हमको तैयार करना है और रैंकिंग के इसमें बहुत आधार होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमको सिंपल आधार होता है कि भाई पहली रैंक पे कौन है दूसरा पे कौन है, हमको सिंपल। तो इसमें क्या जाता है, एक तो पॉपुलेशन के बेस्ड इसके 3 कैटेगरीज बनाई जाती है। कैटेगरी नंबर 1 जो सबसे मतलब लोवेस्ट पॉपुलेशन होता है उसमें 50,000 से लेके 3 लाख का एक ग्रुप बनाया जाता है। 3 लाख से आगे बढ़ते हुए 3 लाख और 10 लाख के बीच का, ठीक है, एक दूसरा ग्रुप होता है। और 10 लाख प्लस जनसंख्या वाले शहरों का एक तीसरा ग्रुप होता है। तो ध्यान देना 50,000 से लेके 3 लाख की पॉपुलेशन वालों का पहला ग्रुप होता है। 50,000 से 3 लाख से लेके 10 लाख के बीच का दूसरा ग्रुप होता है। और 10 लाख से प्लस तो क्या तीसरा ग्रुप होता है। तो 3 ग्रुप्स होते हैं। तो अब इसको समझेंगे हम लोग रैंकिंग्स कैसे। तो रैंकिंग्स में यहां पे आपको दिख रहा होगा कि सुपर स्वच्छ लीग, जानना। तो ये सुपर स्वच्छ लीग, जैसे हम लोग आईपीएल देखते हैं तो लीग का परफॉर्मेंस क्या है, बस स्टेट लीग्स होगा तो हमको उन्नत खिलाड़ी भविष्य के लिए मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। एक पॉजिटिव सेंस क्या है, सुरेश रैना वगैरह सब लोग वहीं से मिले। तो बेसिकली ये जो सुपर स्वच्छ लीग स्टार्ट किया गया, इससे के लिए स्टार्ट किया गया कि जो स्वच्छता के क्षेत्र में जो अग्रणी सिटीज है जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा प्रमोट करना, ठीक है, ताकि जो अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं वो भी अच्छा परफॉर्मेंस करके अपने आप को अग्रणी सिटीज में शामिल कर सके। तो देखो जो हमने आपको 3 कैटेगरीज बताया पॉपुलेशन का, तो उसमें अगर हम अपने आप को फिट करें इंदौर, तो जो आपकी मिलियन प्लस सिटी है यानी जिनकी जनसंख्या 10 लाख के ऊपर है, 10 लाख के ऊपर है, तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में जो स्वच्छ सर्वेक्षण लीग स्टार्ट किया गया, तो पहली कैटेगरी जो 10 लाख प्लस वालों की है,
तो 10 लाख प्लस वालों में इंदौर ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। तो इंदौर विजेता हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम स्थान पे कौन है, इंदौर है। अब हमको इसका दूसरा तीसरा चौथा नहीं याद करने में पड़ना है, क्यों, क्योंकि उसमें यूपी है नहीं और हमको याद बहुत ज्यादा करना, तो अभी आप लोग तुरंत की तुरंत बोर हो जाओगे। तो हमको क्या करना है, ये बस मैं इस कैटेगरी में 10 लाख वाली कैटेगरी में इंदौर रैंक 1 है, मैं ये बता रहा हूं आपको। इसके बाद से यहां पे आपको नोएडा दिख रहा होगा, नोएडा सबको पता है यूपी का है। यूपी की नोएडा जो है ये 3 लाख से लेके 10 लाख की कैटेगरी के बीच में, 10 लाख की कैटेगरी के बीच में, इस पॉपुलेशन ग्रुप के बीच में स्थित है कौन, नोएडा। तो नोएडा रैंक 1 है, प्रथम स्थान पे कहां पे स्थित है, इस लीग में, स्वच्छ जो सुपर स्वच्छ लीग है, तो इसमें नोएडा द्वितीय कैटेगरी में जो 3 लाख से 10 लाख के बीच का पॉपुलेशन का है, उसमें नोएडा आपकी प्रथम स्थान पे स्थित है, नोएडा आपके प्रथम स्थान पे स्थित है, ठीक है ना। उसके बाद से आप टॉप 5 दिख जाओगे, कहीं भी यूपी की कोई और सिटी नहीं है, तो हमको सिंपल सी बात है केवल नोएडा इसमें याद करना होगा। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा, यानी 50,000, याद ना, इसमें हम लोग क्या होंगे, ये कैटेगरी आपकी है 50K से लेके 3L, ठीक है, ठीक है। तो आपको न्यू दिल्ली यहां पे दिख रहा होगा, बेसिकली इसको एनडीएमसी कर सकते हैं, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आई थिंक एनडीएमसी का मतलब है। तो न्यू दिल्ली यहां पे क्या है, थर्ड पे है, एनडीएमसी इसको आप लोग कर सकते हो, सॉरी एनडीएमसी। तो हमको क्या पता चला यहां से, तो पहला कंक्लूजन क्या निकल गया मेरे भाई, कि भाई 10 लाख कैटेगरी में इंदौर प्रथम स्थान पे है, 3 लाख से 10 लाख के बीच में नोएडा प्रथम स्थान पे है, और 50,000 से 3 लाख के बीच में आपका न्यू दिल्ली फर्स्ट रैंक पे है। अब हमको क्या देखना होगा, इसमें स्वच्छ शहर अवार्ड को देखना होगा। देखो स्वच्छ शहर अवार्ड में ये 3 कैटेगरी जो आपको ऊपर दिखाया हूं, 10 लाख, 3 लाख से 10 लाख और 50,000 से 3 लाख, इन कैटेगरी में अहमदाबाद आपका 10 लाख की कैटेगरी में, जानना 10 लाख की कैटेगरी में आपकी एल लिख देता हूं, आप समझना 10 लाख प्लस की कैटेगरी में, यानी मिलियन प्लस सिटी की कैटेगरी में अहमदाबाद शीर्ष शहर का अवार्ड पाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद से यहां पे एक शहर का नाम लिखा हुआ मियां भाईंदर, ठीक है, भाईंदर, हिंदी में अगर मैं लिख दूं तो ऐसे लिखा हुआ भाईन, ठीक है, भाईंदर लिखा है, या भाईंदर बोल सकते हैं, मीरा भाईंदर, मीरा भाईंदर। ये महाराष्ट्र का एक लोकेशन है, या सिटी हम लोग कह सकते हैं महाराष्ट्र का, ठीक है, MAHA लिख दिया, आप लोग महाराष्ट्र समझ जाना, ठीक है। तो महाराष्ट्र का एक सिटी है, ये 3 लाख से, दादरा 3 लाख से 10 लाख की कैटेगरी के बीच में ये फर्स्ट रैंक पे स्थित है, प्रथम स्थान पे है। उसके बाद से आपका देवास दिख रहा है, देवास सिंपल सी बात है, देवास आपका कहां होगा, तो देवास MP का है, देवास MP का है। और ये आपका जो स्वच्छ शहर अवार्ड है, ये 50 के, अभी आपको क्या क्या याद करना सब समझा दूंगा, परेशान नहीं रखना है, ठीक है। जो आपका 3L की कैटेगरी है, इसके बीच में स्थित है। पेपर में देखो क्या आएगा, अब इतनी के बीच में पेपर में क्या आएगा, तो एक तो 10 लाख की कैटेगरी में आपका इंदौर है, पेपर में ये आ सकता है कि चूंकि पहली बार सुपर स्वच्छ लीग स्टार्ट हुआ, तो 10 लाख की कैटेगरी में कौन सा, या ये भी दे सकता है कि विभिन्न श्रेणियों में कौन प्रथम स्थान पे स्थित नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो इंदौर, नोएडा और एनडीएमसी, क्योंकि ये पहली बार अवार्ड हुआ है तो हमको तीनों याद कर लेना चाहिए। इसके बाद से स्वच्छ शहर अवार्ड में इसके पहले जब जब क्वेश्चन बना है, केवल मिलियन प्लस सिटीज में बना है, तो हम मिलियन प्लस सिटी में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बनने के लिए। तो अगर देखो बनने के लिए तो अदर कैटेगरी में भी बन सकती है, खासतौर पर अगर यूपी का कहीं परफॉर्मेंस अच्छा है तो, ठीक है। तो हमको यहां पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या, अहमदाबाद, अहमदाबाद इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, स्वच्छ शहर अवार्ड में आपका यूपी का नाम यहां पे लिखा हुआ, यूपी के लखनऊ का नाम लिखा है। तो मिलियन प्लस सिटी में हमको पता भाई यूपी में कुल कितने मिलियन प्लस सिटी हैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, आप चाहो तो मैं कमेंट बॉक्स करके बता सकते हो, क्योंकि यूपी आरओ के पेपर में आपने मिलियन प्लस सिटीज का नाम तैयार किया होगा। ऑप्शन में देता हूं 6, 7, 8, 9, आपको बताना है कितने मिलियन प्लस सिटी हैं। और उन मिलियन प्लस सिटीज में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, उनका अगर टॉप 3 का ऑर्डर लगा दो तो ये सोने पे सुहागा का काम करेगा, मतलब बहुत ही बेहतरीन काम होगा। तो ये आप बेसिक सी बात है, इसको आप लोग अरेंज करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लखनऊ यहां पे इंपॉर्टेंट इसलिए मेरे भाई कि मिलियन, देखो लखनऊ 10 लाख प्लस जनसंख्या है, यानी मिलियन प्लस सिटी है, जिसमें अहमदाबाद रैंक 1 है। लखनऊ इसी कैटेगरी में थर्ड रैंक, तृतीय स्थान पर स्थित है। इस बार यूपी ने स्वच्छ रैंकिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, यूपी के गोरखपुर ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पे थर्ड रैंक पे आपका कौन स्थित है, लखनऊ स्थित है। अब देखेंगे गंगेटिक सिटी, भाई गंगा नदी जा रही है, गंगा नदी के प्रदूषण के लिए हमने काफी काम किया ताकि प्रदूषण मुक्त हो गंगा नदी। अब यूपी आरओ या हम लोग किसी यूपी स्पेशल जीके में बहुत सिंपल क्वेश्चन में जाता है कि गंगा भारत में, मतलब यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट से एंट्री करती है, तो बिजनौर इसका आंसर बन जाएगा। कहां पे यमुना से ये कनेक्ट करती है, ठीक है। इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में आ सकता है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी किस जिले में जाके मिलती है, कितने डिस्ट्रिक्ट से गंगा निकलती है, फ्लो करती है, ठीक है।
ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। इसका कहो तो ऑप्शन दे दूं मैं 25, 26, 27, 28, इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो कहने मतलब है कि गंगा बेसिक हम लोग ज्योग्राफी वगैरह जो पढ़े हैं तो वहां पे अच्छे से समझ लिया। अब गंगेटिक सिटीज में क्या है भाई, गंगा विभिन्न राज्यों से फ्लो कर रही है। अब होगा क्या, टॉप 3 जो गंगेटिक सिटी है वो यूपी की है। आपको क्या रखना होगा, टॉप 3 जो स्वच्छ गंगेटिक सिटी हैं वो किसके हैं, तो वो उत्तर प्रदेश के हैं। और उन 3 शहरों के नाम हमको याद रखना चाहिए। अब देखो वो 3 शहरों के नाम कौन से हैं, तो पहले नंबर पे आपका प्रयागराज है, प्रयागराज है। दूसरे नंबर पे वाराणसी है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपका कानपुर है। कानपुर में एक बार इन्वायरमेंट इकोलॉजी में क्वेश्चन बन गया था कि गंगा नदी में सुपोषण की मात्रा सर्वाधिक कहां पे है, तो उसका आंसर था प्रयागराज से कानपुर के बीच में। प्रयागराज से कानपुर के बीच में सुपोषण की मात्रा सिंपल से मतलब जब गंगा मान लो कि कहां पे ज्यादा पोल्यूटेड होगी, ठीक है, क्योंकि ठीक है, तो ऑक्सीजन डिमांड सिंपल सी बात है वहां पे बढ़ जाता है। हम लोग सुपोषण का टॉपिक, ठीक है, यूट्रिफिकेशन का अलग से देख लेंगे। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एक बार ये क्वेश्चन बन के आया हुआ है, तो आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, थोड़ी सर्दी हुई है तो अगर क्लास के बीच में थोड़ी दिक्कत हो तो माफ करना आप लोग, क्योंकि सर्दी मुझे चरम पे होती है, इसलिए मैंने 2-3 दिन क्लास नहीं बनाई। ठीक है, तो ये हमको याद रखना होगा। अब देखो हमको छावनी परिषदें पेपर में आई थिंक अगर मैं सही हूं तो 2021 या 22 के यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है कि सबसे स्वच्छ छावनी निम्नलिखित में से कौन सी है, और वो यहीं से क्वेश्चन बन के आपका आया हुआ था। तो हमको क्या होना है, सबसे स्वच्छ छावनी परिषदें देखनी होंगी। और सबसे स्वच्छ छावनी परिषद में अगर आप लोग देखोगे तो इसमें केवल एक ही नाम याद करो जो सिर्फ से, ठीक है। तो हमको क्या रखना होगा, सबसे स्वच्छ छावनी परिषद जो है आपका वो सिकंदराबाद कैंट है, सिकंदराबाद कैंट है। ठीक है, और सिकंदराबाद कैंट कहां पे स्थित है, किस स्टेट में, तो ये तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, और ये प्यारा सा शॉर्ट नोट देखो आपका पहले टॉपिक का बन के रेडी हो गया। अब यहां पे मैंने क्या किया है, यूपी से रिलेटेड कुछ फैक्ट लिखा है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और खासतौर पे गोरखपुर से रिलेटेड। गोरखपुर जो आपका स्वच्छ शहर अवार्ड है उन्हीं में एक कैटेगरी में रैंक 4 है। बताओ क्या गोरखपुर मिलियन प्लस सिटीज में स्थित है, आंसर गोरखपुर क्या मिलियन प्लस सिटी में स्थित है, तो सिंपल आंसर आएगा नहीं। तो यानी पहली कैटेगरी में गोरखपुर को चौथी रैंक नहीं होगी, क्योंकि भाई गोरखपुर तो मिलियन प्लस सिटी है ही नहीं, तो पहली कैटेगरी में तो होगा नहीं। थर्ड जो सबसे छोटी कैटेगरी है 50,000 से लेके 3 लाख, क्या गोरखपुर की पॉपुलेशन इसके बीच में है, तो आंसर आएगा नहीं। गोरखपुर की पॉपुलेशन किसके बीच में है, 3 लाख से 10 लाख के बीच में। तो यानी इस कैटेगरी में क्या होगा, 3 लाख से 10 लाख की कैटेगरी के में जो रैंक 4 पे स्थित है वो कौन सा है, कौन सा शहर है, रैंक 4 पे स्थित है गोरखपुर। अब गोरखपुर में हर जगह इस बात का प्रचार आप देख लोगे, चप्पे चप्पे पे इस बात का प्रचार है कि गोरखपुर रैंक 4 पे स्थित है। ठीक है, और रैंक 1 पे कौन स्थित है, तो मैंने आपको पहले बताया मीरा भाईंदर, इसी में रैंक 1 पे मीरा भाईंदर स्थित है। एक यहीं पे बोला गया है मतलब इसी स्वच्छ सर्वेक्षण में कि सफाई मित्र सुरक्षित शहर की श्रेणी में गोरखपुर को 3rd रैंक दिया गया है। ठीक है, कौन सा रैंक, 3rd रैंक दिया गया है। सफाई मित्र सुरक्षित शहर की श्रेणी में गोरखपुर को 3rd रैंक दिया गया है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ये एक बार आपने क्लास देख लिया और नोट्स आपको शेयर कर दूंगा तो आपका इजीली तैयार हो जाएगा। सेकंड हमारे लिए प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना। तो सिंपल सी बात है भाई, इस बार जो प्रमुख इंजन थे बजट के उनमें से एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट इंजन था। तो कृषि सेक्टर में कोई योजना गवर्नमेंट क्यों लाएगी, तो कृषि सेक्टर में एक योजना लाने का उद्देश्य क्या हो गया कि भाई प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना, कि भाई उत्पादन क्या हो, उत्पादकता एग्रीकल्चर की बढ़ जाए। और क्या होगा, किसानों की आय दोगुना करना सरकार का लक्ष्य है, यानी किसानों की आय में वृद्धि हो जाए। ठीक है, तो यही सब क्या होगा, इन्हीं उद्देश्यों के साथ कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर की योजना स्टार्ट की जाती है। तो प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना बेहद इंपॉर्टेंट योजना है। इसकी घोषणा मतलब कब किया गया, पेपर में आ सकता क्वेश्चन, तो 16 जुलाई 2025 को इसकी घोषणा की गई। कब, 16 जुलाई 2025 को। कुल कितने साल इसका टारगेट ईयर क्या है, तो टोटल 6 वर्षों के लिए, ध्यान देना 6 वर्षों के लिए इस योजना को लाया गया है। तो हमारे लिए सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली जो योजनाएं होती है वो 5 या 10 साल की कैटेगरी में आती है, और यहाँ पे ये 6 वर्षों के लिए, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग देखें तो वित्तीय वर्ष 2025-26 से लेके इसमें आप 6 साल ऐड कर दो। ठीक है, मतलब 25-26 से ऐसे काउंट कर जाओ तो 2030-31 तक। ठीक है, ये आपका हो गया इन 6 वर्षों के लिए योजना लगी है। बेसिकली 6 ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
अब देखो मैंने टारगेट्स कितने इंपॉर्टेंट तरीके से फ्लो चार्ट में समझाया है। तो इसमें कहा क्या जा रहा है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कुल कितने जिलों के लिए लाया जा रहा है, ठीक है। तो कुल 100 डिस्ट्रिक्ट, कितने डिस्ट्रिक्ट टारगेट है, 100 डिस्ट्रिक्ट। इसमें टारगेट डिस्ट्रिक्ट कितने हैं भाई, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और यही आपको फंसाएगा। 100 डिस्ट्रिक्ट इसके टारगेट है, 100 ही जिले क्या है टारगेट है। और जो ये 100 जिलों का चयन किया जाएगा, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसकी चयन का आधार ये रखेंगे कि भाई जो जिले उत्पादकता में पीछे हैं, जो जिले किसान क्रेडिट्स में यानी ऋणों में पीछे हैं, जिनको संस्थागत ऋण नहीं उपलब्ध है, मतलब या पिछले डिस्ट्रिक्ट्स हैं संस्थागत ऋण की प्राप्ति में, ठीक है, या ऐसे जिले जो फसल सघनता में निम्नतर है, ठीक है, राष्ट्रीय औसत से। और इन तीनों की कैटेगरी क्या रखी गई कि भाई की उत्पादकता में, फसल सघनता में, ऋणों की प्राप्ति में जो जिले नेशनल एवरेज से डाउन होंगे, यानी राष्ट्रीय औसत से जिनका स्कोर नीचे होगा, ऐसे 100 जिलों का चयन किया जाएगा। ऐसे 100 जिलों का चयन किया जाएगा। फिर से क्लियर समझ जाओ, इसमें कुल 100 जिलों का चयन किया जाएगा। और ये 100 जिले कौन होंगे, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में पिछड़े 100 जिले होंगे, नेशनल एवरेज से जिनका स्कोर डाउन होगा। इसमें उत्पादकता के मामले में, ऋण प्राप्ति के मामले में और फसल सघनता के मामले में, यानी एग्रीकल्चर हम लोग कह सकते हैं। बेसिकली एग्रीकल्चर के जो मानक है, उन मानकों में नेशनल एवरेज से जो नीचे के 100 जिले हैं, उनको इसमें बोला गया है कि हम शामिल करेंगे। तो हमारे लिए टारगेट इजी था समझना। टारगेट समझ में आ गया, टारगेट समझ में आ गया। तो आपके लिए अब एक दिक्कत आएगी कि सर मान लो जो 100 जिले नेशनल एवरेज के नीचे होंगे, तो क्या कोई जरूरी है कि सभी स्टेट के कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट शामिल हो? तो गवर्नमेंट ने भी समझा कि भाई हो सकता हो कि हमको नेशनल एवरेज के जो 100 जिले का चयन करना है, तो कुछ स्टेट छूट जाए, उनके एक भी डिस्ट्रिक्ट क्या हो, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के लाभान्वित ना बन पाए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई मिनिमम एक डिस्ट्रिक्ट, मिनिमम एक शहर हम क्या करेंगे, सभी के सभी स्टेट या यूटी से चुनेंगे। यहाँ पे स्टेट मैंने लिखा है, मिनिमम एक क्या करेंगे, मिनिमम एक जो जिला चुनेंगे वो स्टेट या यूटी से चुनेंगे। स्टेट और यूटी दोनों है, तो यहां पे ध्यान देना, ऐसे लिख देता हूं स्टेट यूटी, ठीक है। तो हर यूटी से और हर स्टेट से एक जिले चुने जाएंगे कम से कम, कम से कम। तो हमारे पास पता है कि 28 स्टेट है और भाई 8 यूटीज है, तो भाई ये हमारा फैक्ट क्लियर हो गया। अब हमारे लिए क्या आता है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये 100 डिस्ट्रिक्ट का चयन किया जाएगा, ये जो 100 डिस्ट्रिक्ट का चयन किया जाएगा, गवर्नमेंट बोला कि इन सभी 100 डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी, डिस्ट्रिक्ट धन धान्य कमेटी की स्थापना की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट धन धान्य कमेटी की स्थापना की जाएगी, जो बेसिकली इसकी देखरेख करेगी, ठीक है, सिंपल सी बात। और एक बात और बोली गई कि जिन जिलों का चयन इस धन धान्य कृषि योजना में किया गया है, इन जिलों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कराया जाएगा। मतलब उनको क्या किया जाएगा, उनका जुड़ाव, कनेक्टिविटी उनकी क्या होगी, ठीक है, उनको कनेक्ट करा जाएगा किससे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, किसी न तो किसी केंद्रीय या राज्य कृषि विश्वविद्यालय से उनको कनेक्ट करा जाएगा, ताकि वो इन जिलों में जो तकनीकी, जो धन धान्य कृषि योजना से लाभान्वित जिले हैं, उनमें तकनीकी दिक्कतें ना उत्पन्न हो पाए, उनको तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएं। इसके लिए तकनीकी सहायता उनको उपलब्ध कराएं, इसके लिए इनको ये सुविधाएं दी जाएगी। तो इतनी सारी बात कि कब स्टार्ट हुआ, टारगेट ईयर 6, टोटल डिस्ट्रिक्ट 100, मिनिमम एक डिस्ट्रिक्ट पर यूटी एंड स्टेट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट धन धान्य कमेटी की स्थापना की जाएगी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज सेंटर या स्टेट से इनको कनेक्ट करा जाएगा, ताकि ये तकनीकी सहायता प्राप्त करते रहे। अभी हमारा 20 मिनट का क्लास समाप्त हो गया। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि अब तक की क्लास आपको कैसी लगी। अब हमारा नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी, ठीक है, 2025। देखो भाई, इसके पहले ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि यह भारत सरकार का या यह भारत का पहला स्पोर्ट पॉलिसी है, तो आंसर आएगा नहीं, ठीक है, ये पहला स्पोर्ट पॉलिसी नहीं है। 2001 में भी एक राष्ट्रीय खेल नीति बनी थी, राष्ट्रीय खेल नीति 2001 में भी बनी थी, राष्ट्रीय नेशनल, ठीक है, जो खेल नीति है, राष्ट्रीय खेल नीति, सॉरी, नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी 2001 में बनी थी। क्योंकि जो 2001 की जो खेल नीति थी और नवीन जो दौर है वो थोड़ा बदल चुका है, तो इसी के लिए इसके स्थान पे अब क्या किया गया कि नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी 2025 किया गया, खेलो भारत नीति 2025 लेके आया गया। और ये नीति लाई कब गई मेरे भाई, तो ये नीति लाई गई आपकी, इस नीति की घोषणा की गई
1 जुलाई 2025 को, ये ईयर, ये डेट भी आपको याद रखना है, 1 जुलाई 2025 ये इंपॉर्टेंट डेट है, इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आपको याद रखना है। पेपर में अब ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं तो हम इसको रेडी रहेंगे, ठीक है। 1 जुलाई 2025 याद रखेंगे। अब देखो मैंने विजन लिखा है, जो इस खेल नीति का विजन है, मैंने विजन इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी में बता दूं कि इस खेल नीति का जो विजन है वो विजन है राष्ट्र निर्माण हेतु खेल, राष्ट्र के समग्र विकास के लिए खेलों की शक्ति का उपयोग। यानी बेसिकली इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात बोली गई है, ठीक है। एक लाइनिंग चाहो तो आप एटलीस्ट इतना याद कर सकते हो, स्पोर्ट फॉर नेशन बिल्डिंग, ठीक है, यानी राष्ट्र निर्माण हेतु खेल, इस विजन के साथ इसको स्टार्ट किया गया है। अब जो यहां पे आप लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट देख रहे हो ना, तो जब इसके पिलर्स को आप देखोगे तो पिलर्स को देखते ही, 5 पिलर्स इसके हैं, इसके पिलर्स को देखते ही आपको समझ में आएगा कि खेल को होलिस्टिक डेवलपमेंट के तौर पे शामिल किया गया है। जैसे पिलर्स में क्या है, तो पिलर में एक है कि भाई हमको क्या है कि वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, इसकी पिलर नंबर 1 है। फिर सामाजिक विकास हेतु खेल, ठीक है, इसके बाद से आर्थिक विकास हेतु खेल, इसका नेक्स्ट पिलर है जन आंदोलन के रूप में खेल, और इसका लास्ट पिलर न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेट करा गया है। तो अप्रोच आपको समझ में आएगा कि भाई सामाजिक विकास भी शामिल है, आर्थिक विकास भी शामिल है, जन आंदोलन भी शामिल है, एजुकेशन भी शामिल है, ठीक है, और वैश्विक मंच हेतु उत्कृष्टता। तो ये इतनी मतलब बेसिकली कि होलिस्टिक डेवलपमेंट को फोकस किया गया है। तो विजन तैयार करना हमारे लिए बड़ा आसान रहेगा। हम मेरा मानना है कि डेट और इसका विजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और शायद अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए तो ये लिख देगी ये भारत की पहली खेल नीति है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट हमारे लिए क्या है, नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन। अभी OPCW का क्षेत्रीय बैठक, जो एशियाई क्षेत्रीय बैठक है, ठीक है, तो उनकी जो राष्ट्रीय प्राधिकरणों का एशियाई क्षेत्रीय बैठक है, उसका अभी बैठक हुआ है न्यू दिल्ली में। तो आयोजन स्थल मैंने आप लिखा है ना, तो आयोजन स्थल कहां पे है, न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसकी बैठक हुई है। और ये क्या है, ये 23वीं एशियाई क्षेत्रीय बैठक है, ये 23वीं एशियाई क्षेत्रीय बैठक थी। अब हमारे लिए क्वेश्चन आ सकता है कि देखो यहां पे क्लियर बात क्या लिखी गई है, रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन, यानी इस संगठन का उद्देश्य क्या होगा कि विश्व में जो रासायनिक अस्त्रों का प्रयोग, क्योंकि ये मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मानव विनाश के अस्त्र हैं, ठीक है भाई, इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो अभी इसके लिए मतलब बंदोबस्त नहीं बनाया गया था, तो विभिन्न देश एक दूसरे से भिड़ पड़े हैं। साउथ ईस्ट एशिया में भी बवाल है, कुछ देर पहले भारत पाकिस्तान में भी बवाल था, इसके पहले आप मिडिल ईस्ट देखो लगातार परेशान है, यूरोप शांत था, रसिया ने उनको अशांत कर दिया। तो मतलब कह सकते हैं कि लगभग महाद्वीप, ठीक है, थोड़ा सा कुछ को छोड़ दो तो सब परेशानी है, ठीक है। तो रासायनिक अस्त्र निषेध संगठन का उद्देश्य बेसिकली क्या है कि रासायनिक अस्त्रों के प्रयोग को पूर्णतया निषेध करना, बैन करना, रोकथाम करना। अब बात है कि क्या सर विश्व के सारे देश इस संगठन के सदस्य हैं, तो ऐसा नहीं है। विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जो इसके अभी भी मेंबर नहीं है, और ऐसे देशों की संख्या 4 है। उसमें से कौन कौन से देश हैं, तो भाई एक तो मिस्र है, इसको मैं किसी और पेन से करता हूं, मिस्र है, इजराइल है, ठीक है, मिस्र, इजराइल, दक्षिणी सूडान और उत्तर कोरिया प्लस दक्षिणी सूडान। ये ऐसे कंट्री हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या किया कि भाई कि इसके मेंबर नहीं है, यानी इन्होंने कहा कि हमको जरूरत पड़ी तो हम यूज कर सकते हैं रासायनिक हथियार, ठीक है। अब बता दें कि भारत मेंबर है क्या, तो भारत चूंकि अध्यक्षता कर रहा है, इस बार का आयोजन भारत में हुआ, तो सिंपल सी बात है भारत मेंबर होगा। कब मेंबर है, तो देखो एक बात मैंने आप लिखी है कि ऐसा संगठन बना चाहिए, इस बात के लिए हस्ताक्षर 1993 में हुआ, और यह संगठन प्रभाव में कब आया, 1997 में। भारत ने इसके पक्ष में हस्ताक्षर 1993 में ही कर दिया था, यानी ओरिजिन जब हुआ था इस संगठन का, भारत तब से इसका मेंबर है, ठीक है। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बात है। मोदी जी हमको पता है कि भाई विदेश की यात्रा करते रहते हैं। मोदी जी ने विदेश की यात्राओं का क्रम, जुलाई माह का जो क्रम है, एक तो मैं क्रम पहले बता देता हूं, हम लोग चूंकि सारा क्रम आज ही नहीं तैयार करेंगे। तो जुलाई जब स्टार्ट हुआ तो 2 जुलाई को मोदी जी सबसे पहले निकलते घाना के लिए, ठीक है। ये क्रम आजकल कुछ भी नशे सा क्वेश्चन आने लगा है, तो मेरा काम है कि हमको क्रम देखना चाहिए। तो सबसे पहले मोदी जी कहां गए, मोदी जी सबसे पहले घाना जाते हैं। घाना के बाद से मोदी जी कहां जाते हैं, तो त्रिनिदाद और टोबैगो, त्रिनिदाद और टोबैगो एंड टोबैगो की यात्रा करते हैं। सब लगातार एक साथ निकले हैं, तो देश वापस लौट के नहीं है, इन लोग की सबसे पहले सारी यात्रा कर रही है। त्रिनिदाद और टोबैगो जाते हैं। इसके बाद से मोदी जी यहां से निपट के अर्जेंटीना जाते हैं।
कहाँ जाते हैं मोदी जी? यहां से निपट के अर्जेंटीना जाते हैं। अर्जेंटीना के बाद से मोदी जी यहां से कहाँ जाते हैं? ब्राजील जाते हैं। ब्राजील के बाद से यहां से मोदी जी कहाँ जाएंगे? नामीबिया जाएंगे। ठीक है, ये मोदी जी की अभी तक की, जब तक करेंट अफेयर की मैगजीन्स मार्केट में मौजूद है, ठीक है, आई थिंक 10 जुलाई तक का या मिड जुलाई तक हम लोग कह सकते हैं। तो मिड जुलाई तक में मोदी जी की ये यात्रा है, जुलाई की। ठीक है, तो चांस है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन क्रिएट हो जाए तो हम रेडी रहेंगे। ठीक है, रेडी रहेंगे। हमको जो देखना है, हम आज क्या करते हैं, मतलब अभी की क्लास में, अभी क्लास में हम लोग ब्राजील पढ़ लेते हैं और अभी क्लास में हम लोग नामीबिया पढ़ लेते हैं। ये दो हम लोग क्या करेंगे, इन दो को हम लोग पढ़ लेंगे। तो मोदी जी ब्राजील की यात्रा करते हैं। ब्राजील की यात्रा क्यों करते हैं? क्योंकि ब्राजील में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला था। ठीक है, तो ब्रिक्स कंट्री में एक तो टोटल क्वेश्चन क्या आ सकता है, बट टोटल ब्रिक्स कंट्रीज कितनी है? ब्रिक्स कंट्रीज की संख्या बढ़ गई है, आपको पता है। ठीक है, तो आप मुझे, ये तो मैं चाहूंगा मेरे भाई आप सब कमेंट करके जरूर बताओगे। ठीक है, ये मतलब मेरी उम्मीद होगी, क्योंकि मैंने पढ़ाया है। टोटल ब्रिक्स कंट्री कितनी है? चलो ऑप्शन देता हूं, 0, 9, 9 है, 10 है, 11 है या 12 है। ठीक है, ठीक, इसमें कमेंट करके बताओ। ठीक है, किसको किसको लग रहा है कि इसका आंसर 11 होगा? ठीक है, जो मेरे साथ है वो 11 बोलेंगे, जो कहेंगे कि सर आप गलत है तो एग्जैक्ट आप बताओ भाई फिर कितने हैं। ठीक है, ब्रिक्स कंट्रीज की आपको संख्या बतानी ही बतानी होगी। ठीक है ना। अब देखो, ब्रिक्स का सम्मेलन कहां होने वाला था? ब्राजीलिया में होने वाला था। तो मोदी जी यहां पे जाते हैं और ब्रिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ब्रिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद से चूंकि ब्राजील में ऑलरेडी मोदी जी गए हैं, तो ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर से बोलेंगे कि भाई हम लोग थोड़ा द्विपक्षीय बातचीत भी कर लें। तो ये बोले हाँ भाई द्विपक्षीय बातचीत भी कर लेते हैं। तो मोदी जी ने वहां पे द्विपक्षीय वार्ता भी की। ठीक है, कहां पे? ब्राजील में। तो इस सम्मेलन के बाद से मोदी जी ने ब्राजील के साथ क्या किया? द्विपक्षीय वार्ता किया। ठीक है, इस द्विपक्षीय वार्ता में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मोदी जी को जो सम्मान दिया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सम्मान जो दिया गया वो क्या है? तो सम्मान का नाम है द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। इस अवार्ड से मोदी जी को सम्मानित किया गया। मैं लिख देता हूं, द ग्रैंड कॉलर ऑफ the grand collar of the nation order of the southern cross। सदर्न क्रॉस, ये इस अवार्ड से मोदी जी को सम्मानित किया गया ब्राजील में। ठीक है, मोदी जी ने बोला कि भाई कि हमको क्या करना चाहिए, भारत में देखो भाई लगातार व्यापारिक प्रतिबंध लग रहे हैं, तो सिंपल सी बात है भाई, एक पर्सनालिटी ऐसा आ गया यूएसए में, वो चाह रहा है कि रसिया से कोई ट्रेड ही ना करे, वो जिससे कहे बस वहीं से ट्रेड करे। भारत कहता है कि मैं व्यापारिक स्थिति, मैं मार्केट की स्थिति का लाभ उठाऊंगा। रसिया भाई जो चीजें हमको सस्ते में देगा रसिया से कर देंगे, जो चीजें चाइना देगा चाइना से कर देंगे, जो चीजें अमेरिका सस्ती देगा अमेरिका से कर देंगे, नहीं देगा तो नहीं कर देंगे। ठीक है, तो द्विपक्षीय जो व्यापार लक्ष्य है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ऐसे में। तो भारत ने द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य जो डिसाइड किया है कि भाई आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर में ब्राजील के साथ भारत ने कहा कि भाई हम आपके साथ 20 अरब अमेरिकी डॉलर का हमने टारगेट रखा है कि भाई हम इतना द्विपक्षीय व्यापार करेंगे। जब द्विपक्षीय व्यापार की बात होती है यानी आयात और निर्यात दोनों इसमें शामिल किए गए। ठीक है, नामीबिया वाला जो फैक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। नामीबिया के साथ कई सारे ट्रीटीज हुए हैं। तो पहली बात, जो नामीबिया की नई राष्ट्रपति बनी है, एक तो वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, N3 इनका नाम है। N3 मतलब इनके नाम में 3 बार N है। ठीक है, और ये डॉक्टर भी है। ठीक है, ध्यान देना। तो डॉक्टर N3, आप शॉर्ट में इनका नाम याद सकते हो, डॉक्टर N3। ठीक है, नाम इनको लिख देता हूं, नेटुम्बो, इनका नाम है नेटुम्बो। ठीक है, नंदी, ठीक है, नद्वैता, ऐसा नद्वैतवा है, नद्वैतवा। ठीक है, ऐसा नाम है। तो मैं सॉरी, डॉक्टर N3 करके आप इनको दिमाग रखते हैं। ये आई थिंक 5-6 महीना हुआ होगा मैक्सिमम इनको प्रेसिडेंट बने। ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी में भी जब मैं आपको संक्षिप्त क्या पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको बताया भी था। वाणिज्यिक वार्ता हमारी इनके साथ स्टार्ट हुई। तो एक्चुअली क्या ना कि जो आपको साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीका में साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, मैं साउथ अफ्रीका की बात नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, जो नीचे के वो 4-5 साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं,
उनका एक संगठन है, उस संगठन का नाम है बेसिकली दक्षिण अफ्रीकी कस्टम्स यूनियन। ध्यान देना, उनका नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीकी कस्टम्स यूनियन। दक्षिण अफ्रीकी, ठीक है, कस्टम्स यूनियन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग कह सकते हैं साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन। इनके साथ भारत ने क्या किया कि व्यापारिक वाणिज्यिक वार्ताएं की, ठीक है। तो इसमें यह आ सकता है कि भाई कि SACU के मेंबर्स कौन है, तो मैं आपको मैप के थ्रू उसको दिखाने की कोशिश करता हूं। आपकी स्क्रीन पे मैप दिख रहा होगा गूगल मैप के थ्रू, तो ध्यान देना आप लोग। आपको भाई नामीबिया मोदी जी के हैं, तो पहली बात तो ये देखो, सिंपली आपको नामीबिया दिख रहा होगा, ठीक है। मैं इसका अगर स्क्रीनशॉट लूं तो और भी बेहतरीन तरीके से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। देखो यहां आपको क्या हो गया, ये आपको नामीबिया दिखा, नामीबिया इसका एक मेंबर है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोत्सवाना दिख रहा है, तो इस अफ्रीकी संगठन का बोत्सवाना भी एक मेंबर है। तीसरा यहाँ पे साउथ अफ्रीका दिख रहा है, साउथ अफ्रीका भी इसका मेंबर है। साउथ अफ्रीका के अंदर एक छोटी सी कंट्री यहाँ पे देखो है, ठीक है, लेशोथो भी। और यहीं पे साउथ अफ्रीका के अंदर ही एक छोटा सा यहाँ पे एक और कंट्री है, उसका नाम क्या है? इस्वातिनी। ठीक है, इस्वातिनी। पेपर में आता भी है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री क्या है? लैंडलॉक्ड है, लैंडलॉक्ड नहीं है। तो ये दो छोटी कंट्रीज का नाम अक्सर पेपर में आपसे फंसा देता है। तो इस्वातिनी, यहाँ पे इस्वातिनी दिख रहा है, यहाँ पे लेसोथो दिख रहा है। ये दोनों क्या है? लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। सिंपल से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, लैंडलॉक्ड कंट्रीज है। तो ये वो 5 कंट्रीज हैं जो SACU के मेंबर्स हैं। इनके साथ वो वाणिज्यिक वार्ता की गई है। तो पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि ये कंट्रीज मतलब इस संगठन में कौन कौन से देश शामिल है। तो ये इसका भी आंसर हमको मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सदस्यता में हम लोग सिंपली हमने मैप के थ्रू देख लिया, ठीक है, मैप के थ्रू देख लिया। बट आपको फिर भी लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं 5 कंट्री हैं, 5 कंट्री, ठीक है, 5 कंट्री हैं, ठीक है। इसको मैप के थ्रू दिखा दिया हो तो लिखने में टाइम जाएगा, तो ठीक है, मैप के थ्रू दिखा दिया इसको मैंने, ठीक है। अच्छा, पेपर में अगर आपके क्वेश्चन है कि UPI तकनीक अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन सा है? पहला अफ्रीकी देश की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व में पहला देश कौन सा है? तो उसका भी आंसर आपका क्या बनेगा? उसका भी आंसर आपका नामीबिया बनेगा, नामीबिया ही बनेगा, ठीक है। तो ना इसका भी आंसर आपका नामीबिया बनेगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब जगह नहीं लिखा है। सॉरी, अवार्ड देखेंगे, मोदी जी यहां भी अवार्ड पाएंगे, सम्मान मोदी जी हर जगह पा रहे हैं, ठीक है। अवार्ड मोदी जी यहां भी पाते हैं। तो जो मोदी जी यहां पे अवार्ड पाते हैं वो अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट, ठीक है, वेल्विचिया, ठीक है, मिराबिलिस, इस अवार्ड का नाम है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विचिया, ठीक है, मिराबिलिस, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ये मैंने लिखने वाला था, चलिए 5 कंट्री जो इसकी सदस्यता है यहां पे काट देता हूं। सदस्यता के हेडिंग मैंने इसलिए डाला था कि मोदी जी ने यहां पे गए तो इनसे बोलते भाई कि आप 2 हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसकी सदस्यता ग्रहण कर लो। तो सदस्यता में ध्यान देना कि अभी CDRI और आप ध्यान देना, CDRI का मतलब बेसिकली हो गया आपका आपदा रोधी अवसंरचना संगठन, ठीक है, कोलिजन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो CDRI यानी हिंदी में इसको बोलेंगे आपदा रोधी अवसंरचना, ठीक है, गठबंधन। इसका मेंबर कौन बन गया? इसका मेंबर बन गया, इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली किसने? नामीबिया ने। इसके अलावा एक और संगठन है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। तो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, इन दोनों की सदस्यता किसने ग्रहण कर ली? नामीबिया ने सदस्यता ग्रहण कर ली। सदस्यता किसकी ग्रहण की? CDRI अर्थात आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इन दोनों की सदस्यता नामीबिया ने ग्रहण कर ली है। भारत सरकार ने बोली कि भाई आप हमारे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का भी मेंबर बनिए। अभी इंटरनेशनल जब तक ये न्यूज थी, ये 10 जुलाई तक की, तब तक अभी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मेंबर नहीं बना है नामीबिया, ठीक है। इन 2 का सदस्यता ग्रहण कर लिया था, लेकिन भारत सरकार ने आमंत्रित किया है, भारत ने आमंत्रित किया है
ठीक है, अभी सदस्यता नहीं ग्रहण किया है, आमंत्रित किया है, ठीक है ना। सदस्यता अगर ग्रहण कर लेगा तो वो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा, ठीक है। आमंत्रित किया है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी, ये इंपॉर्टेंट बातें थी जिसको हमने देख लिया, ठीक है। तो चूंकि आपका लगभग 35 मिनट की क्लासेस हो गई हैं, ठीक है, 5 मिनट की क्लासेस और हैं, तो आपसे चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे पूछ ही लेता हूं, ठीक है। पेपर में आपने पढ़ा हुआ है, चलिए मैं बता देता हूं, ठीक है। अगर मान लो आपसे पेपर में 2024-25 की, ध्यान देना, 2024-25 की एफडीआई इक्विटी फ्लो की बात करें, एफडीआई इक्विटी फ्लो की बात करें कि भाई किस देश से एफडीआई, ठीक है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी फ्लो या प्रवाह सर्वाधिक रहा है, तो उन कंट्रीज में सिर्फ 5 कंट्रीज के नाम लिखने हो, तो सिर्फ 5 कंट्री कौन सी हैं? तो देखो, सिंगापुर आज से नहीं, ठीक है, जब से मैं देख रहा हूं सिंगापुर ही हमेशा से टॉप पे, तो कुछ फैक्ट्स ऐसे जो बदल ही नहीं रहे, ठीक है। सिंगापुर दूसरे नंबर पे कौन है? एफडीआई जहां से भारत में है। दूसरा है मॉरिशस। तीसरी कंट्री कौन सी है? तीसरी कंट्री आपकी यूएसए। चौथी कंट्री कौन सी है? चौथी कंट्री आपकी है नीदरलैंड, नीदरलैंड्स। पांचवी कंट्री आपकी कौन सी है? यूएई। पांचवी कंट्री आपकी यूएई है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि जो एफडीआई इक्विटी फ्लो हो रहा है, तो किस क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी फ्लो, मैं इसी को कॉपी करता हूं ताकि लिखने का टाइम बचेगा। एफडीआई इक्विटी फ्लो, इसको एफडीआई को फिट कर देता हूं, ठीक है। क्षेत्र वाइज अगर आपसे पूछता है कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक आया है एफडीआई, तो अगर क्षेत्र वाइज देखोगे तो सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर में आया है, सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र में आया है, मैं टॉप 3 लिखता हूं, ठीक है। उसके बाद से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, ठीक है। और इसके बाद से आप लोग कह सकते हो कि ट्रेडिंग या व्यापार के सेक्टर में आया, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि एफडीआई प्रवाह जो है वो किस स्टेट को सर्वाधिक मिला है, स्टेट वाइज अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, यही स्टेट वाइज पूछ दे, स्टेट वाइज पूछ दे, तो स्टेट वाइज आंसर क्या मिलेगा? तो सर्वाधिक आपका आया है महाराष्ट्र, जहां परिस्थितियां इन्वेस्टमेंट की सबसे अच्छी रहेंगी। महाराष्ट्र के बाद से कर्नाटक, क्योंकि बेंगलुरु वहां पे है और स्टार्टअप में बेंगलुरु टॉप पे है, तो कर्नाटक के बाद से दिल्ली। ये टॉप 3 आपकी परसेंटेज में पूछे या अमाउंट में पूछे, यही क्रम है दोनों ही में, ठीक है। तो ये टॉप 3 आपकी एफडीआई से रिलेटेड फैक्ट्स हो गया, ठीक है, जिसको आपको देख लेना चाहिए। इसको मैं क्या करता हूं, एक बॉक्स में ऐसे रख देता हूं ताकि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत ना हो इसको, ठीक है। इसके लिए मैंने एक प्रॉपर एक बॉक्स बना दे रहा हूं, ऐसे एक बॉक्स। उम्मीद करेंगे, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। इस लेक्चर को मैं का जो कंटेंट है मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जो पीसीएस अभ्यास का टेलीग्राम चैनल है वहां पे शेयर कर दूंगा। प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यूपी पीसीएस के लिए इस वक्त आपका 2 बैचेस अनाउंस कर दिए गए। टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो गई है, तो देर क्यों करना, टेस्ट करते चलो। टेस्ट का इंपॉर्टेंस ये नहीं कि कितना क्वेश्चन आएगा, टेस्ट से सॉल्व करने से बेसिकली जो क्वेश्चन सॉल्व करने का फ्लो है, जो एग्जाम का आपका टारगेट हो सकता है, ठीक है, कि हम किस वे में पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी बात, उस प्रेशर को झेलना सीख जाएंगे। तो पेपर जरूर दीजिए। उसकी इंपॉर्टेंस इस बात से नहीं होती कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। किसी के भी पेपर में वही क्वेश्चंस फंसते हैं जो पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं, अगर वो तुक्का भिड़ गया तो वही फंसते टेस्ट से। तो टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत इतनी होती है, लेकिन आप एग्जाम के दृष्टि से देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टेस्ट आपको जरूर लगाना है, पहला काम, ठीक है। वो आप पीसीएस अभ्यास के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट, इसमें कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। सेकंड, ध्यान देना कि सीसैट में जिनको दिक्कत हो, तो हमने वीकेंड 2 घंटे की, 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस रखी है। रमन सर उस क्लास को लेंगे, तो हमने सीसैट की बैच अनाउंस कर दिया है। नाम मात्र की फीस में दोनों स्टार्ट है, तो आप बैच से जुड़ सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप उस पर संपर्क करके बैच से ऐड हो सकते हैं। जय हिंद।